डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स की आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डिलाइट आईएएस लगातार प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए इस सीरीज में डिलाइट आईएएस के माध्यम से हिस्ट्री की कंप्लीट मैपिंग जो है वो करवाई जाएगी। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत जो है उसकी कंप्लीट मैपिंग को देखने वाले हैं और ये स्टार्ट होगा पाषाण काल से लेकर और खत्म होगा हर्षवर्धन के काल तक आके, है ना। गुप्तोत्तर काल वाला जो सेगमेंट है वहां तक आते आते हम लोग कंप्लीट मैपिंग देखेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हिस्ट्री की मैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे स्थल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो ऐसा अवेलेबल है या कोई भी ऐसी चीज अवेलेबल है जहां इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैपिंग दिख जाए। कई बार क्या होता है, हम मैप को जब तक देखे ना या उस स्थल हमारे माइंड में रहता है तो एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत सारे सवाल सही कर सकते हैं। हिस्ट्री डे बाय डे जो है लोग मानते हैं कि कठिन होती जा रही है, बट अगर आप लोकेशन पे काम कर लेंगे ना तो अच्छे खासे सवाल जो हैं आपके हिस्ट्री में सही हो सकते हैं, है ना। तो इस सीरीज के माध्यम से हम एंशिएंट इंडिया, बहुत लंबा काल है इसलिए सीरीज में वो देखेंगे पहली वीडियो में। इसके बाद मध्यकाल को भी हम लोग मैपिंग के तौर पर देखने वाले हैं और अगली वीडियो जो उसके बाद आएगी उसके अंदर हम कंप्लीट आधुनिक भारत में जो जो इंपॉर्टेंट स्थल थे, कहां कहां पे इंडस्ट्रीज थी, कहां कहां पे जो भी चीजें होंगी आधुनिक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके बहुत अच्छी रैंक जो है मार्क्स आ जाएं आपके, तो उसके लिए आप डिलाइट आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को, ये जो क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स के अंदर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट करवा रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इवन आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कोर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप इकोनॉमी करना चाहते हैं या हिस्ट्री करना चाहते हैं, ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से करनी है, तो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, इस चीज में ही क्रैश कोर्स में ही अवेलेबल हैं। आप लोग एक बार आजमा के देख सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इससे बेहतरीन मौका आप लोगों के पास नहीं रहेगा, है ना। रिस्क मत लीजिए, प्रीलिम्स अगर फेल हुआ तो 2026 में आपको देने का मौका मिलेगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें तो डिस्क्रिप्शन में उसको लेकर नंबर दिए हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये काफी लंबी पीडीएफ रहेगी और बहुत सारे मैप इसमें देखने को मिलेंगे आपको सिस्टमेटिक तरीके से। इसको अगर पीडीएफ के फॉर्म में आपको डाउनलोड करना हो तो डिलाइट आईएएस के जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। बहुत मेहनत लगती है किसी भी एक चीज को तैयार करने में। आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर अगर चीजें करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चीजों को अगली बार लाने के टाइम पे या एक अच्छा इंगेजमेंट आप लोगों के साथ बन पाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये सीरीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे वो महाजनपद काल हो, है ना, सिंधु घाटी के स्थल यूपीएससी ने प्रीलिम्स में बार बार पूछे हैं। अगर आप देखेंगे मौर्य काल में अशोक के स्तंभ को लेकर या स्थलों को लेकर सवाल बने हैं। गुप्तोत्तर काल जो मौर्योत्तर काल जो है उसके अंदर कुषाण वाला सेगमेंट अगर हम लोग देखें, हिंद यूनानी वाला सेगमेंट देखें तो वहां पे सवाल काफी बने। गुप्त काल वाला जो है टाइम पीरियड उसके अंदर लोकेशंस कई बार प्रीलिम्स में पूछी गई हैं। तो वो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से इससे डील हो जाएंगे। आप लोगों को बस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, इवन नोट डाउन करना चाहे कर लीजिए, अदरवाइज आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं, देखो मैं चाहता तो सिंधु घाटी से ही शुरू कर सकता था, लेकिन पाषाण काल जो है और इवन ताम्र पाषाण काल के कुछ स्थल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको अच्छे से देखते हुए चलेंगे, है ना। पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें, कुछ कुछ लोकेशंस जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कुरनूल को लेकर कई बार प्रीलिम्स में सवाल बना है। आंध्र प्रदेश में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। लोकेशन को नजर रखिए कहां पे कौन सी चीज, एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें बन जाएंगी। अतिरंपकम जो है ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पे अगर आप हुंसगी देखेंगे ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा, है ना। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे तौर पर ये सवाल आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग चलें, ठीक है, अगला मैप देखते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे जैसे ये चिरांद है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में आया है, ये बिहार में। और ये कोल्डी हवा अगर हम लोग देखें तो ये यूपी में आपको देखने को मिलेगा। पय्यमपल्ली की बात करें तो ये तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको लोकेशंस दिखेंगी जिसको आपको याद करके बस रखना है ना। और बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये बुर्ज होम अगर आप लोग देखेंगे इसको लेकर प्रीलिम्स में अभी सवाल 2 बार आया है ना। लेटेस्ट 5 सालों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 बार बुर्ज होम को लेकर सवाल पूछा गया है। ये जम्मू कश्मीर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये कुछ स्थल हैं जो पाषाण काल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें
तो ये है आपका, जैसे कुछ और स्थल हैं पाषाण काल के ही, जैसे यहाँ पे देखेंगे डीडवाना है ना। इस डीडवाना को लेकर अभी यूपीएससी ने सवाल पूछा था प्रीलिम्स में, ये राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये वाला सेगमेंट जो बुद्ध पुष्कर है ये भी राजस्थान का सेगमेंट है। यहाँ पे क्षेत्र जो है, अगर भीमबेटका देखेंगे, आदमगढ़ देखेंगे, इवन हथमोरा देखेंगे आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पहले भी पूछा गया। और भीमबेटका के बारे में तो क्या ही कहना है ना। यहाँ की ही शुरुआत के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो जो चट्टानों पर जो चित्रकारी की गई, गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो भीमबेटका में देखने को मिलती है। ये एमपी के, चाहे वो भीमबेटका हो, आदमगढ़ हो, हथमोरा हो, ये एमपी में आपको देखने को मिलेंगे। ये सिंहभूम है ना, झारखंड वाला सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। मिदनापुर कहाँ पे है, ये बंगाल में, मिदनापुर वाला क्षेत्र आपको बंगाल में दिखेगा। ये जो तीन क्षेत्र आप देख रहे हैं, जैसे चिरकी और नेवासा है, ये दोनों आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। नेवासा को लेकर प्रीलिम्स में सवाल बन चुका है, तो ये महाराष्ट्र में है। होशुंगी की अगर बात करें, पहले ही देख लिया है हम लोगों ने, ये कर्नाटक में है ना। थोड़ा सा अगर रेणुगुंटा की बात करें तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे कुरनूल है, ये हमने पहले देख लिया है। पलावरम है, अति रमकम है, अभी हम लोगों ने देखा था। इवन गुडियम, ये तमिलनाडु वाले सेगमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छे से इस मैप को देखना है ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए याद रहें। अगर आपको, जैसे मुझे तो, क्योंकि अगर हम लोग बहुत स्लो करेंगे तो चीजें जल्दी से हो नहीं पाएंगी, काफी लंबी जो है पीपीटी है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आप, अगर आपको लगे किसी को, तो आप दोबारा से जो है बैक करके इस चीज को देख सकते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला अगर हम लोग देखें थोड़ा सा अच्छे से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ और चीजें, जैसे चिरांद हम लोगों ने अभी देखा था, बिहार में है ना। कुछ लोकेशन लेटेस्ट टाइम पीरियड की भी हैं, पर ध्यान रखेंगे हमें बस सवाल को सही करना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बुर्ज होम की बात की, भारत के बाहर जो है वो अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने मेहरगढ़ की बात की थी, वो यहीं पे है, इसको लेकर भी प्रीलिम्स में सवाल आए हैं मेहरगढ़ में। और दूसरा नीचे अगर हम लोगों ने अभी बात की थी पय्यमपल्ली को लेकर, है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे हलूर है ना, ये हलूर जो है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे हलूर के बगल में नीचे जो है ब्रह्मगिरी दिया हुआ है, ये भी कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उतनूर, ये भी आपको इसी सेक्टर में, कर्नाटक वाले सेगमेंट में ही देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ कुछ जो है, जैसे नागार्जुन कोंडा है, ये आंध्र प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यह हालांकि आगे जाके ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थल के तौर पर देखने को मिलेगा। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको आप लोगों को अच्छे से याद रखने की जरूरत है। आगे अगर हम लोग चलें, ठीक है, तो बच्चे हम लोगों ने पाषाण काल वाले जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो देख लिया। ताम्र पाषाण काल थोड़ा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अगर हम लोग देखें थोड़ा अच्छे से, यहाँ पे देखो कुछ कुछ स्थल हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे जैसे मेहरगढ़ देखा, पाकिस्तान में, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुरा जो है आपको पता होगा, प्रीलिम्स में अभी सवाल पूछा गया था कि यह सिंधु घाटी के क्षेत्र को, यहाँ से तांबा प्राप्त होता था, है ना, जोधपुरा से। तो ये अगर आप देखेंगे राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। गणेश्वर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। जो बालाथल और जो गिलुंद वाला सेगमेंट है, आहार वाला सेगमेंट है, ये आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान वाले सेगमेंट, है ना। एरन जो है ये एमपी में, ये एमपी में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। चिरांद की अभी हम लोगों ने बात की है, कोल्डीहिवा यूपी में है, इसके बारे में भी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। कायथा वाला ये एमपी में ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी। नवदा टोली जो है ये महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में जो है नवदा टोली आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो जैसे दैमाबाद वाला, कई बार आप लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी का दक्षिणतम बिंदु क्या था, ये दैमाबाद था, तो ये महाराष्ट्र में है। जोरवे महाराष्ट्र वाला सेगमेंट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले नेवासा को देखा था महाराष्ट्र में, और इवन इनामगाम वाला सेगमेंट जो है ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसको जो लेकर, रंगपुर को लेकर भी प्री में सवाल आया, और प्रभासपट्टन को लेकर भी प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। ये दोनों स्थल आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे, रंगपुर हो चाहे प्रभासपट्टन हो, ये आपको जो है गुजरात में देखने को मिलेंगे। मस्की आपको पता है, पहले इसको लेकर सवाल पूछा जा चुका है। हलूर है, ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटक वाले सेगमेंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये संगनकलू जो है ये तो अगर कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा मैपिंग को भी ध्यान में रख लेंगे ना ओवरऑल, तो भी आप एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कर सकते हैं। आपको इवन ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस, अगर मैं आपको कहूं कि साउथ से नॉर्थ से साउथ इनको लगाना है, तो आपको थोड़ा अच्छे से देखने की जरूरत है कि सबसे ऊपर क्या है। जैसे जोधपुरा है, फिर गणेश्वर है, फिर यहाँ पे गिलुंद है, आहार है। बहुत बार सुनते तो हैं आप ये, बट आपको लोकेशंस नहीं पता होते कि ये है कहाँ पे। यहाँ पे एरन है, यहाँ पे कैथा है, यहाँ पे नवदा टोली है, दैमाबाद है, जोरवे है, इनामगाम है। इन्हीं दोनों के बीच में, दैमाबाद और इनामगाम के बीच में नेवासा है ना। तो अच्छे से इस मैप को आप लोग देख सकते हैं ताकि आपकी चीजें गलत ना हो।
तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में काफी ज्यादा सवाल इसको लेकर बनते हैं। लोकेशन ही इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि संस्कृति वगैरह तो है ही है, वो जो थ्योरी वाला सेगमेंट है वो तो है ही है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि हिस्ट्री में सिर्फ मैपिंग आएगी, वो तो है, बट ये पुशअप कर देगा आप। 3 से 4 सवाल अगर आपके मैपिंग में सही हो जा रहे हैं हिस्ट्री पे, तो समझ रहे हैं ना, 8 से 10 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से, इवन कई सारे हिस्ट्री के सवाल मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलिमिनेशन के माध्यम से आप लोग इसको सही कर सकते हो। आगे देखते हैं जल्दी से, इस मैप को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखो, ये हड़प्पा है। पहले तो आप लोगों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पता होना चाहिए। ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है। उसके बाद अगर हम कुछ स्थल देखें, जैसे जम्मू कश्मीर का मांडा है, ये यहाँ पे। रोपड़ देख लेंगे आप भारत में। फिर ये बनवाली है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राखीगढ़ी, सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये कालीबंगन है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखो, जैसे गंवेरी वाला है, ये यहाँ पे आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। फिर मोहनजोदड़ो के नीचे तुरंत जो है कोट दीजिए। फिर ये चाहुदड़ो है ना, गुजरात के स्थल है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो धौलावीरा वाला सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। सुरकोटदा है यहाँ पे। कुंतसी, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने पूछा था। फिर ये सोमनाथ का मंदिर है जहाँ पे, है ना, कई बार इसको लूटा गया है। लोथल यहाँ पे है, जो बंदरगाह स्थल था। इवन यहाँ पे ही आपको ये कल्चर भी दिख जाएंगे। मेरे हिसाब से ना ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। जोधपुरा गणेश्वर कल्चर, ये ताम्रपाषाण संस्कृतियां हैं, उनका सीक्वेंस है। जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति यहाँ पे है। आहार बनास वाली संस्कृति यहाँ पे है। और कैथा कल्चर जो है या संस्कृति है, इन तीनों का सीक्वेंस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। ये बालाकोट है। ये अमरी जो है, ये भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सिंधु घाटी का ही स्थल। तो यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है वो सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। तो आप अगर मान लीजिए आपने सबको देख रखा होगा ना, तो एलिमिनेशन से कितना आसान होगा पेपर को डील करना। फिर यहाँ पे सोतकाहो है, फिर यहाँ पे सुत कांगेडोर है ना, जो सबसे पश्चिम का स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, कौन सा स्थल कहाँ पे है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखिए, सिंधु घाटी के बाद एक और मैप है, इसको भी देख लीजिए। अगर कोई और जैसे ये सखर है ना पाकिस्तान में। दूसरा अगर हम देखें, जैसे चाहुदड़ो है गुजरात वाला। और उसके अलावा ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था, अल्लाह दीनो, है ना, अल्लाह दीनो, ये भी प्रीलिम्स में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सुतकांगे डोर तो अभी हम लोगों ने देखा ही था। उसके अलावा कोई और एक आध स्थल इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो ये राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनवाली, ये अपने क्षेत्र के भारत के कुछ कुछ स्थल हैं। जैसे आलमगीरपुर है, ये यूपी में। इसको माना जाता है कि ये सबसे पूर्वोत्तर वाला जो है स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। तो थोड़ा सा अच्छे से, जैसे ये देसलपुर, ये भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो जितने स्थल मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये देसलपुर हो गया, या जैसे कुंतसी को लेकर हो गया, अल्लाह दीनों को लेकर हो गया, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सवाल हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे धोलावीरा, अभी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा था कि पानी की व्यवस्था को लेकर या जल भंडारण प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पे बेहतर देखने को मिलती है, तो वो भी धोलावीरा यहाँ पे आप देख सकते हो। लोथल जो है यहाँ पे बंदरगाह शहर है। और ये रंगपुर भी आप लोग देख सकते हैं। मेरे हिसाब से काफी अच्छे अच्छे स्थल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। इसके बाद आपको पता है बच्चे, वैदिक युग का दौर हम लोग देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्थल हैं या कौन कौन सा क्षेत्र था। अगर हम लोग देखें तो ये वाला वो रूट है जहां से आर्यंस जो हैं या आर्यों ने भारत पर हमला किया। अभी सरकारों के स्तर पर ये बात चल रही है, क्या सच में आर्य आक्रमण हुआ भी था या लोकल लोग ही थे, है ना। तो वो डिबेट का टॉपिक है, लेकिन अभी तक की चीजें अगर माने तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कुछ कुछ चीजें देखें, ये नदियों का क्षेत्र है ना। पहले उन नदियों को कुछ और नाम कहा जाता था, जैसे वितास्ता, अस्किनी, पुरुषनी, विपास, है ना। ये शतुद्री जो है आपकी सतलुज वाला, ये पूरा सेगमेंट था जहां पे आपको देखने को मिलेगा कौन, आपके जो आर्यकालीन जो टाइम पीरियड था या वैदिक दौर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे पुरु वाला न्यूज उसमें रहता था, तो पुरु ये क्षेत्र था, पुरु ये वाला क्षेत्र है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये गंधारी, इसको आगे चल के इसी को गंधार कहा जाएगा। ये क्षेत्र है थोड़ा, क्योंकि वैदिक काल में बहुत ज्यादा अच्छे से मैपिंग वाले स्थल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उतना ज्यादा उसमें सेगमेंट देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम फिर भी थोड़ा सा देख लें इस टाइम में, तो जैसे यहाँ पे ये पंचाल वाला क्षेत्र है। अब छोटे छोटे कबीले जो हैं वो जनपद में तब्दील होंगे, फिर यही जनपद आगे चलकर महाजनपद में तब्दील हो जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा देखेंगे, महाजनपद वाला मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ये पंचाल वाला क्षेत्र है बच्चों,
ये कुरु वाला क्षेत्र है जहां पे वॉर भी जो है देखने को मिला। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें थोड़ा सा और ये कुंती वाला सेगमेंट है, ये मत्स्य, ये छोटे छोटे जनपद हैं जो आगे चलकर महाजनपद में तब्दील हो जाएंगे। ये विदेह है बच्चों, यहाँ पे इस सेगमेंट में है। फिर यहाँ पे कौशल है, फिर ये चेदी वाला सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये शफाला वाला है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो वैदिक काल पीरियड में थोड़ा सा एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। कुरु यहाँ पे है, पंचाल यहाँ पे है, मत्स्य यहाँ पे है, कुंती यहाँ पे है ना। और ये कौशल और विधेय आपको एटलीस्ट ये वाला सेगमेंट जरूर पता होना चाहिए। कुरु, पंचाल, मत्स्य, कुंती, कौशल और विधेय। अगर हम इन चारों का सीक्वेंस देखना चाहे, अगर यूपीएससी कहे कि पश्चिम से पूर्व में इन स्थलों को लगाएं, तो सबसे इधर आएगा कुरु, उसके बाद आएगा पंचाल, उसके बाद आएगा कौशल, उसके बाद आएगा विधेय, है ना। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला मैप अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, फिर से इसमें सेम वही चीज है। यहाँ पे कुरु वाला है और यहाँ पे पंचाल वाला है, ये कौशल है और यहाँ पे विदेह। याद हो जाएगा अगर 3-4 बार थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे तो। फिर इसके बाद में आता है महाजनपद युग, है ना। इसके अंदर काफी अच्छा मैप जो है आपको याद रखने की जरूरत है, ताकि इसमें सवाल जो भी आए वो आपका गलत ना हो। यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये है कुरु, है ना। और ये इंद्रप्रस्थ जो प्राचीन भारत में जिसका जिक्र किया जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये पंचाल है ना, इनकी कैपिटल जैसे अहिच्छित्र टाइप की है। फिर दूसरा ये मत्स्य है, यहाँ पे शौर सेना है ना। आगे चलकर भाषा भी जो है प्राकृत भाषा के तौर पर सौर सैनी प्राकृत देखने को मिलेगी, अपभ्रंश देखने को मिलेगी। यहाँ पे वत्स है। फिर यहाँ के इसके ऊपर देखोगे तो कौशल देखने को मिलेगा, इसके नीचे देखोगे तो काशी देखने को मिलेगा, इधर देखोगे तो मल देखने को मिलेगा। ये वजी, जिसको वर्जी भी बोलते हैं, वजी भी बोलते हैं। ये रहा बच्चों मगध एम्पायर, जिसकी कैपिटल जो है वो राजगृह के तौर पर देखने को मिलेगा। इसके जस्ट बगल में अंग है, अंग जैसे अवंती जिसके साथ मगध की बड़ी लड़ाई होती थी या उसकी कैपिटल थी महिष्मती, वो ये वाला क्षेत्र है अवंती, जिसके साथ मगध की शत्रुता काफी बनी रही। फिर उसके बाद नीचे देखें तो ये अश्मक वाला सेगमेंट है ना। तो ये कुछ महाजनपद है जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पे देखोगे तो गंधार वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। मैं फिर से इसको बताना चाहूंगा ताकि आपकी चीजें गलत ना हो, बहुत अच्छे से आपको याद रहें। ध्यान से देखिएगा, ये है कुरु, ठीक है। आप इसको चाहे पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगा दीजिए या पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए, जैसे मर्जी याद करिए। जैसे पश्चिम तो हमने देखा था, यहां से अगर देखें तो यहाँ पे आपको अंग देखने को मिलेगा, अंग से इधर जाओगे तो मगध देखने को मिलेगा। ये मगध है जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। इन महाजन पदों में मगध सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि यहाँ पे लोहे को लेकर संसाधन अवेलेबल थे। इसकी राजधानियां काफी रणनीतिक स्थिति पर, चाहे वो पाटलिपुत्र हो चाहे वो आपका राजगृह हो, दोनों ही राजधानियां जो हैं काफी रणनीतिक अवस्थिति पर जो है स्थित थी। इसके चलते यहाँ पे चीजें हुई और बड़े महत्वाकांक्षी शासक जो है मगध एम्पायर में देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ ऊपर देखो तो वजी देखने को मिलेगा। फिर इधर जो देखोगे तो मल देखने को मिलेगा, इसके नीचे काशी है, इधर कौशल है, ये वत्स है, वत्स। फिर यहाँ पे शौर सेना है, यहाँ पे पंचाल है ना। और इधर अगर देखें तो मत्स्य है और यहाँ पे कुरु, और इसके नीचे चेदी वाला सेगमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया अवंती है ना, और जिसकी कैपिटल थी महिष्मती, और यहाँ पे अश्मक वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये मैप है महाजन पद का, जिसके बारे में हमारे माइंड में क्लियर नहीं होता है। 2 से 3 बार वीडियोस को देख लेंगे, इसको रिवाइज कर करके, तो आपको हमेशा के लिए ये चीज याद हो जाएगी। आपका सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में गलत नहीं होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, सेम वही चीज है बट मैं चाहता हूं कि 1-2 बार आप मेरे साथ ही देख लो ताकि आपको याद हो जाए। जैसे ये विदेह, ये अंग है, ये इसके साथ में अगर आप देखोगे तो मगध देखने को मिलेगा आपको। थोड़ा सा कई बार क्या होता है, मैप जो प्राचीन भारत के मैप होते हैं ना उसमें ऊपर नीचे दिखा दिया जाता है। मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो पुराना वाला जो मैप है उसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे, सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। ये काफी सटीक मैप है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है और अपनी तैयारी के टाइम पे भी इसी का इस्तेमाल किया हुआ है ना। आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा और देखना है तो यहाँ पे जैसे अंग है, मगध है, काशी है, विजी है, मल है, कौशल है, पंचाल है, कुरु है ना, शौर सेना वाला क्षेत्र है, मत्स्य वाला क्षेत्र है, अवंती है, वत्स है, चैत्य है और यहाँ पे अशाका है।
है ना। तो ये सब वही पीछे मैप में देखे थे। मैं चाहता हूं 2-3 बार 4 बार आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैप में देख लो, ताकि आपको हमेशा के लिए चीजें याद रहें, भूले ना बस चीज, क्योंकि इलिमिनेशन में ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। इलिमिनेशन में ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं। इसके बाद बच्चों मौर्य साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक को लेकर सवाल हो, चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर सवाल हो, इसके अंदर भी लोकेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जल्दी से देखते हैं इनका भी, इसका भी मैप। अब जैसे कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो ये प्रॉपर एक ऐसा सेगमेंट है, इतना मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। आप सोच के देखो, ये धौली जो है, यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है, ये तौसली वाला सेगमेंट है ना, जो कलिंग के क्षेत्र में पड़ता था। ये आपको पता होना चाहिए, यहीं पे अशोक ने जो है वॉर किया था। ये विदर्भ है, ये प्रतिष्ठाना है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है ना। कुछ कुछ और स्थल अगर आप लोग देखना चाहेंगे, जैसे ये मास्की है, ये स्वर्णगिरी, ये पूरा अगर जैसे ये कलसी, ये सब क्या है ना, कई कई जगह पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अशोक के पिलर्स भी, उनका भी एक अलग मैप मैंने हालांकि डाल रखा है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा ऐसा क्षेत्र है जो अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड में यहाँ पे कुछ क्षेत्र पर उसने राज किया था, मतलब सिकंदर ने कुछ क्षेत्रों को पे कंट्रोल कर लिया था, तो सेल्यूकस को प्रदान कर दिया था ये वाला क्षेत्र, जिसके चलते चंद्रगुप्त द्वितीय की इसके साथ जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की इसके साथ जो है लड़ाई देखने को मिलती है। तक्षशिला कई बार न्यूज में रहता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर है। उसके अलावा अक्षेत्र हमने पहले भी देखा था। कुछ कुछ स्थल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये प्रयाग है, ये विदिशा है, यहाँ पे देखेंगे ये उज्जैन है, उज्जैन है ना। उसके अलावा जैसे बाराबर केव्स जो हैं, जिसमें अशोक ने जो है गुफाएं दान दी थी आजीवक संप्रदाय को, वो पता होना चाहिए। ये चंपा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाटलिपुत्र आपको देखने को मिलेगा। नीचे जो है जैसे इसके साथ ही ये वाराणसी वाला सेगमेंट है, ये सारनाथ है, यहाँ पे स्तंभ देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये लौरिया नंदनगढ़, लौरिया रेज, ये वो वाला क्षेत्र है, नेपाल वाला सेगमेंट है। यहाँ पे अशोक ने काफी सारे अपने स्तंभ जो हैं वो स्टैब्लिश किए। ये सन्नति है ना, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये सोपारा है महाराष्ट्र, ये गिरनार है महाराष्ट्र गुजरात में। तो ये कुछ स्थल हैं। ये जोगाड़ा जो है, यहाँ पे भी स्तंभ देखने को मिलता है। ये कुछ स्थल हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। नीचे अगर आप बच्चों देखोगे तो यहाँ पे चोला आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पांडे देखने को मिलेंगे, और एक टाइम आएगा जब यहाँ पे चेर देखने को मिलेगा, है ना। ये कुछ कुछ स्थल हैं जो मौर्य काल में आप देख सकते हो। इसके अलावा आगे देख लेते हैं कौन सा मैप है, इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ठीक है, आप अगर देखेंगे ना, तो ये जो क्षेत्र था यहाँ पे, ये सीमा थी मतलब मौर्य काल में पहले। बाद में आपको पता है सेल्यूकस के साथ वॉर हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसने काफी सारा क्षेत्र अपने कंट्रोल में ले लिया था। तक्षशिला की बात अभी हम लोगों ने की है ना। उसके अलावा ये अवंती है, उज्जैन यहाँ पे देख सकते हो। ये मगध वाला क्षेत्र है जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में सवाल आया था। ये बंगाल में है, और इससे ना बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। और मैं आपको बताऊं, कलिंग पे जो कलिंग पे अटैक किया था, ये था कलिंग भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे अशोक ने कलिंग पे अटैक किया था। इसके बाद आपको पता है उसने धम्म की नीति को अपनाया। उसने कहा बहुत सारे लोग, 1.5-2 लाख लोग मारे गए हैं इसके अंदर, अब मेरे अंदर दया का भाव पैदा हो गया और अब मैं वॉर नहीं लड़ूंगा। तो कहा यह जाता है कि अशोक ने कलिंग पे जो अटैक किया ना, तो उसका एक कारण ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर नियंत्रण करना भी था। मैं फिर से यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है प्राचीन भारत में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, है ना। ये दक्षिणा पथ जिसके अंदर ट्रेड वगैरह होता था, न्यूज में सुना होगा। ये स्वर्णगिरी, ठीक है, ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, मथुरा यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो कुछ कुछ चीजें जो हैं पता होनी चाहिए, एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्प करेंगी ये चीजें। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, कलिंग, मगध, पाटलिपुत्र, अवंती, दक्षिणापथ, है ना, सौराष्ट्र, ये सब चीजें आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प कर सकती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, जैसे इंद्रप्रस्थ है यहाँ पे, ये तक्षशिला है, ये इंद्रप्रस्थ है, ये मथुरा है मौर्यन के टाइम पीरियड में, ये पाटलिपुत्र है। यहाँ पे देखोगे तो बौद्ध गया देखने को मिलेगा, उज्जैन है, सांची है ना। और ये पट्टल वाला सेगमेंट है, दूर का है। आप बस इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको सीक्वेंस पता हो जाए, और दूसरा आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहे मन में कि कौन सी लोकेशन कहां पे। बहुत ज्यादा डीप में जाके सवाल नहीं पूछता है, एलिमिनेशन के माध्यम से ही चीजें निकाल दो, है ना। धौली वाला पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि सबसे पूर्व में अशोक का कौन सा स्तंभ, है ना। तो स्तंभ अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो कहां कहां पे हैं,
जैसे रामपुरवा है नेपाल, लौरिया राज ये रहा धौली भाई। इसको लेकर प्रीलिम्स में सवाल पूछा था कि सबसे पूर्वी स्तंभ जो है अशोक का कहां पे देखने को मिलेगा, ये उड़ीसा में, जोगाड़ा भी उड़ीसा में, ये अमरावती है ना, ये येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में ये आपको देखने को मिल जाएगा, सन्नती है ये महाराष्ट्र में है, सोपारा जो है ये महाराष्ट्र में है, गिरनार जो है ये गुजरात में है ना। तो ये कुछ कुछ जैसे मेरठ वाला स्तंभ है, दिल्ली टोपरा है, कलसी है ना, शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में आपको देखने को, मनसेरा और शहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, कंधार वाला ये वाला क्षेत्र है। कई बार हम लोग कंधार की बात करते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से इस मैप को एक बार फिर से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट मैप है ये। किसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे कंधार है, यहाँ पे शहबाजगढ़ी और मनसेरा है, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र है। यहाँ पे भी अशोक के स्तंभ देखने को मिलते हैं। ये कलसी है, ये दिल्ली टोपरा का स्तंभ है, ये मेरठ वाला क्षेत्र है, लौरिया नंदनगढ़ है ना, लुम्बिनी जहाँ पे आपको पता है महात्मा बुद्ध से बड़ा जुड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है, रामपुरवा है, लौरिया राज है, ये नेपाल वाले सेगमेंट में सब देखने को मिलेंगे आप, ये सब नेपाल में देखने को मिलेंगे है ना। कोसाम्बी है, धौली है उड़ीसा में, जोगाड़ा है उड़ीसा में, अमरावती है, येरागुड़ी है, सन्नती है, सुपारा है, गिरनार है। ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहां प्रीलिम्स को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछे। अभी लेटेस्ट प्रीलिम्स में ये जोगाड़ा और ये सब धौली और ये सब पूछा गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप चाहो तो पीवाईक्यू को चेक कर लेना, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी लिस्ट भी निकाल दी है कौन से स्तंभ कहाँ पे है। जैसे मेरठ देखोगे तो आपको यूपी में देखने को मिलेगा, कौशाम्बी भी यूपी में देखने को मिलेगा, सारनाथ यूपी में है, रामपुरवा जो है ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा, सांची एमपी में है, ये बिहार वाले सेगमेंट में है, लौरिया राज और नंदनगढ़ वाला है ना, शायद मैंने नेपाल बोल दिया होगा तो आप लोग याद रखेंगे, इसको बिहार में है। संकिसा है, ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सनकिसा वाला जो है ये यूपी में देखने को मिलेगा, और ये रूपनदेही वाला जो है जिसको रुमिनदेही अभिलेख भी बोलते हैं, याद रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभिलेख है। रुमिनदेही जो अभिलेख आप लोग सुनते हैं वो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सब जो है ये सब जो है यहाँ पे लौरिया वाले जो भी हैं ये सब बिहार में है ना, और यहाँ पे ये नील गिरवा जो है ये नेपाल में देखने को मिलेगा। तो ये लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए निकाल दी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको अच्छे से। कुछ और भी हैं, जैसे सांची है एमपी में है, आपको देख सकते हो, इलाहाबाद कौसाम्बी ये यूपी में है, ये तो खैर अब बताने की जरूरत नहीं है, ये नेपाल में फिर से आ गया। रूमिनदेही यहाँ पे लिखा हुआ है, निगाली सागर है ये नेपाल में है ना, निगाली सागर और रूमिनदेही ये नेपाल में आपको देखने को मिलेंगे। निगाली सागर को याद रखिएगा भाई, है ना। उसके अलावा उसके बाद आता है बच्चों मौर्योत्तर काल। ये वही काल है जिसके अंदर इंडो यूनानी भारत में आते हैं, जिसके माध्यम से शक, कुषाण, पल्लव इन लोगों का शासन जो है, विदेशी जनजातियां जो हैं ये भारत में आती और भारत पर हमला करके भारत में ही समा जाती है ना। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें भारतीय संस्कृति में बड़े स्तर पर समावेशीकरण देखने को मिलता है। और इसी टाइम पीरियड में हमारे लोकल राजा जो हैं, शुंग हो, कण्व हो, सातवाहन हो, ये स्थानीय शासक ये देखने को मिलते हैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से, है ना, कहां कहां पे कौन कौन सी चीजें थी। मोटे मोटे तौर पर बच्चों आप याद रखो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जैसे ये कलिंग वाला है, अभी हम लोगों ने देखा है इसको, ये सातवाहन है, एम्पायर है, स्थानीय शासक थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे देखोगे तो चोलाज और पांड्याज हैं, और ये मैंने आपको बताया था चेर, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज कहाँ पे है। मगध वाला जो है यहाँ पे ही कण्व डायनेसिटी स्टैब्लिश होती है, कण्व राजवंश जो है उसका ये मैप भी है, इतने क्षेत्र में उनका कंट्रोल रहा। इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो इंडो ग्रीक देखने को मिलेंगे। ये वाला जो सेगमेंट है बच्चों ये शकों के लिए, शक साम्राज्य जो है इसमें उसका अलग मैप भी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं। ये इंडो ग्रीक वाला मतलब हिंद यूनानी वाला क्षेत्र है। इवन इसके ऊपर वाला और इसके आसपास का क्षेत्र हम देखेंगे अभी कुषाण साम्राज्य के तौर पर, है ना। तो अगर यहाँ देखें तो ये मगध है, ये कलिंग है, ये सातवाहन एम्पायर है, और ये चोल है, पांड्य है, चेर है। ये वो क्षेत्र है जो मौर्योत्तर काल में कैप्चर कर लिया गया था। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे है ना थोड़ा सा ये अगर आप देखेंगे थोड़ा, ये शुंग एम्पायर वाला है, ये देखो यहाँ पे शुंग, ये शुंग कौन थे, ये स्थानीय लोग थे हमारे। शुंग राजवंश के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्यमित्र जो शुंग था उसने ही लास्ट में जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ पुष्यमित्र सिंह के द्वारा ही तख्ता पलट किया गया था। ये सातवाहन वाला क्षेत्र है ना। इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठाना, पैठन, ये महाराष्ट्र में थी।
और इसके अलावा अमरावती, यहाँ पे भी ये पांड्यन किंगडम है, यहाँ पे चोलाज हैं, है ना। ये क्षेत्र है जो आप लोगों का मौर्योत्तर काल में आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग देखें थोड़ा शकों का और कुषाणों का मैप, तो भी आप देख सकते हो। ये कुषाणों वाला है बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुषाण साम्राज्य वाला क्षेत्र जो है ये पूरा आपको देख सकते हो। इतना बड़ा क्षेत्र जो है कुषाणों के टाइम पे, जैसे यहाँ पे इनकी कैपिटल पेशावर जो है वो आप देख सकते हो, है ना। पेशावर वाली कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हो। मथुरा है, यहाँ पे कुछ कुछ स्थल देखना चाहो तो देख सकते हो। ये अवंती फिर से चल रहा है ना। इस क्षेत्र में यहाँ पे आपको शक देखने को मिलेंगे, उनका मैप भी देख लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से दिख जाए। ठीक है, इंद्रप्रस्थ वाला हो क्षेत्र, या गंधार वाला क्षेत्र ऊपर है, पेशावर है, बगराम वाला क्षेत्र है ऊपर है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सारनाथ वाला है। ये मतलब आप मोटे तौर पर याद रखो कि कुषाण साम्राज्य कहाँ पे देखने को मिलता है ना। ये आपको मोटे तौर पर आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें थोड़ा, ये था बच्चों शकों वाला क्षेत्र, है ना। ये शक साम्राज्य, शक साम्राज्य है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये प्रतिष्ठाना है, सातवाहन एम्पायर की कैपिटल है। ये यहाँ पे कण्व दे सकते हो इनका। ये जो साकेत था ना बच्चों, ये अयोध्या है आज का। ये साकेत आज का अयोध्या है। पाटलिपुत्र आज का पटना है। ठीक है, ये अमरावती है। और ये चोलाज और पांड्यन वाला क्षेत्र आप देख सकते हो, है ना। वेस्टर्न क्षत्रापा, यहाँ पे आपको पता है शकों की कई लगभग लगभग 5 शाखाओं के तौर पर शक देखने को मिलते हैं भारत में, है ना, जिनको क्षत्रप भी बोलते हैं। भारत में शकों को क्षत्रप भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग आगे देखें थोड़ा सा, ठीक है, ये सातवाहनों का टाइम जो है साम्राज्य है बच्चों, देख सकते हो आप। ये प्रतिष्ठाना है, ये अमरावती, ये वनवासी ये क्षेत्र, ये उज्जैनी वाला क्षेत्र है। और ये गिरनार वाला, गिरिनगर वाला, जिसको हम लोग बाद में गिरनार भी बोलते हैं। ये सातवाहन साम्राज्य था। लोकल थे ये लोग भी, है ना। जो ब्राह्मण थे, इन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने में, पुनः स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। वैसे तो कहा जाता है कि ये स्थानीय जनजाति थे और इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था ब्राह्मणों के तौर पर, कहा यह जाता है सातवाहनों के बारे में, है ना। मातृवंशीय थोड़ा सा चीजें, मतलब थोड़ा मातृ सत्ता इसमें देखने को मिलती है। नाम के साथ राजाओं के नाम के साथ माँ का नाम जोड़ा जाता था। और ऐसा नहीं है कि उत्तराधिकार को लेकर बेटी को दे दी जाता था, नहीं। उत्तराधिकार वाली चीजें बेटे को ही मिलती थी, बट समाज में थोड़ा माओ का या मातृ जो है व्यवस्था थी, मतलब माँ को या नारी को थोड़ा सा सम्मान दिया जाता था। ये चीज अच्छी थी इस काल पीरियड में। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखें, ये गुप्त काल का है। बट इसके बाद अगर हम देखें मौर्योत्तर काल के टाइम पीरियड में, अच्छा देखो, जो मौर्योत्तर काल है ना भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? एक तो टूटने वाला सेगमेंट है ना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। और पतन होने के बाद छोटे छोटे स्थलों पर या एक अलग विदेशी और देशी लोग आपस में मिलके उनके बीच टकराव भी होता है और सत्ता को आपस में साझा भी करते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये वो टाइम पीरियड है जब रोमन एम्पायर के साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, है ना। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। भारत जो है रेशम के लिए मध्यस्थ के तौर पर इस टाइम पीरियड में इस्तेमाल होता था। रेशम मार्ग आप लोगों ने सुना होगा, उसके ऊपर कुषाणों ने कब्जा कर लिया था। ये बहुत अच्छा, इस टाइम पीरियड में भारत में भर भर के सिक्के जारी किए गए। चाहे वो हिंद यूनानी हो, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। चाहे वो अगर आप सातवाहन देखोगे, शीशे के सिक्के जारी किए। इसी के टाइम पीरियड में अगर आप उसके बाद गुप्त काल आएगा तो एकदम साम्राज्य का अच्छा उद्भव वाला काल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गुप्त काल में चीजें खराब हो जाएंगी, बट भारत में अगर व्यापार की चीजें अगर आप लोग देखोगे, इवन यहाँ इसी टाइम पीरियड के लिए कहा जाता है, जो मौर्योत्तर काल है, इसी टाइम पीरियड के लिए कहा जाता है कि रोम ने, है ना, पिलनी था उसने, इटली का एक लेखक है, उसने कहा था कि भाई रोम जो अपना स्वर्ण भंडार है, सोना जो है भारत पर लुटा रहा है ना, मसाले लेने के लिए, है ना, गोल मिर्च के लिए। तो इसके लिए ना, मसालों के लिए भर भर के अपना सोना जो है रोम साम्राज्य के माध्यम से भारत में जा रहा है।
तो ये वो टाइम पीरियड था मौर्योत्तर का जिसके अंदर इतना अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है। बड़े अच्छे अच्छे सिक्के जो हैं इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगे। और ये चाहे कुषाण हो, चाहे शक राजा हो, चाहे जो सातवाहन हो, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने व्यापार पर ध्यान दिया। तो भारत के लिए काफी अच्छा काल माना जाता है। इवन गुप्त काल उससे बेहतर काल। आपको पता है गुप्त काल को स्वर्ण युग के तौर पर हम लोग याद करते हैं इतिहास में। जल्दी से देखेंगे गुप्ता एम्पायर कहां कहां पे था और कौन कौन से स्थल इसमें देखने को मिलते हैं। इतना यहां से अगर पूरा सेगमेंट देखोगे तो ये गुप्त एम्पायर है, ठीक है। समुद्रगुप्त इसके अंदर काफी महत्वपूर्ण शासक के तौर पर निकल कर आते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे ये तक्षशिला है ना, ये तक्षशिला है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मथुरा है, ये अयोध्या है जिसको हम लोग साकेत बोल रहे थे, ये प्रयाग वाला क्षेत्र है, ये पाटलिपुत्र है। और यहाँ पे ये पित्सापुरा है ना, इसको देख सकते हैं। ये कांचीपुरम है, ये गिरी नगर वाला जो क्षेत्र है, ये उज्जैन वाला क्षेत्र है जिसको उज्जैनी भी बोलते हैं। ये गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके ऊपर आप नजर डाल सकते हैं। प्रयाग जो है अब धीरे धीरे गुप्त काल के बाद जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रयाग। और जो आपका कन्नौज वाला क्षेत्र है ना, कन्नौज वाला जो क्षेत्र है अभी आगे आएगा वो, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कौन कौन सी चीजें कहाँ पे देखने को मिलती हैं गुप्ता एम्पायर की। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये ताम्रलिप्ति है, यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये सांची है, ठीक है। ये प्रयाग है जिसको हम लोग इलाहाबाद बोलते हैं। ये उज्जैन है बच्चों। जिस उज्जैन की मैं बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा खास करके गुप्तोत्तर काल पीरियड में, हर्ष जो है इस पे जो है कन्नौज और उज्जैन वाला जो क्षेत्र है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले टाइम पीरियड में। तो आप देख सकते हैं इसको, उज्जैन को भी। और ये कन्नौज जो मैं हर्ष की बात कर रहा था, है ना, उज्जैन और कन्नौज में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो कन्नौज जो है वो हर्ष की कैपिटल के तौर पर निकल के आएगा। तो कन्नौज और प्रयाग, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं हर्ष के पॉइंट से, आप इसको देखिएगा। कन्नौज और उज्जैन जो है, कन्नौज और प्रयाग जो है ना, यहाँ पे देखो कन्नौज और प्रयाग जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे बच्चों। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे पाटलिपुत्र है, ये इसकी वैल्यू कमजोर हो जाएगी गुप्तोत्तर काल में। मैं फिर से बता रहा हूं, हालांकि ये मैप गुप्त काल का है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बट मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। गुप्त काल में पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल के तौर पर रहती है और प्रयाग इंपॉर्टेंट होता है। प्रयाग वाला क्षेत्र जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा गुप्त काल में। लेकिन धीरे धीरे कन्नौज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये पहाड़ी पर स्थित है। कन्नौज जो है ये पहाड़ी पर स्थित है और ये हर्ष की कैपिटल के तौर पर भी यहाँ पे आप देखोगे तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये दोआब के बीच में है और इसके माध्यम से गंगा यमुना दोआब के बीच में है और इसके माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी भारत पर कंट्रोल करना या नजर रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो कन्नौज पाटलिपुत्र क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका व्यापार जो है, जो मौर्योत्तर काल में चल रहा था या गुप्त काल में चल रहा था, वो व्यापार धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। गुप्त काल के टाइम पीरियड में ही अगर आप देखेंगे तो जो रोम है उसने रेशम बनाने की कला चीनियों से सीख ली थी, तो भारत के साथ ट्रेड जो है उसका उतना अच्छा नहीं हो रहा था। रोमन साम्राज्य ने मुद्रा को लेकर, जो सोना भारत में आ रहा था उसको लेकर कानून पारित कर दिया, मतलब कंट्रोल कर दिया, व्यापार रोक दिया। उसके चलते भारत को नुकसान हुआ। इसलिए यूपीएससी ने मेंस में सवाल भी पूछा था कि गुप्त काल के बाद भारत में सोने के सिक्के या सिक्के क्यों नहीं देखने को मिलते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण व्यापार में ह्रास था और उससे भी बड़ा कारण सामंतवाद भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके चलते कोई एक सिंगल यूनिट नहीं थी जो है मुद्राओं को जारी करती, या एक बड़ा साम्राज्य केंद्रीकृत नहीं था जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड देखने को मिलता। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि पाटलिपुत्र का पतन हुआ और दो जो हैं, कन्नौज हो और प्रयाग हो, इनकी वैल्यू काफी बढ़ गई। ये नीचे अगर आप देखेंगे आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। बाकी चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जिसको योध्या कहा जाता था पहले, है ना। और कुछ चीजें अगर आप देखना चाहो तो इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे ये बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, ये भरा कच्चा बोला जाता है इसको, भारू। तो ये भरोच, इसको आगे चलकर बंदरगाह के तौर पर भड़ौच देखते हैं, है ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। ये क्षेत्र वल्लभी वाला है, जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैत्रक वंश देखने को मिलेगा गुप्तोत्तर काल टाइम पीरियड में, है ना। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। ये मैप आपका हो गया है, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। यहाँ पे बोध गया है, ये देखो थोड़ा सा और अच्छे से देख लो। ये है गुप्ता एम्पायर, है ना, काफी बड़ा है। और इसके नीचे आप लोगों ने सुना होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वाकाटक।
वाकाटक यहाँ के राजवंश के साथ जो है, जो राजकुमार के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती की शादी की थी, ये वही वाकाटक राजवंश। इसके साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कदम्ब देखने को मिलेंगे, है ना, कदम्ब देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे नीचे कलभ्रस्थ देखने को मिलेंगे। इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर विद्रोह किया था, जिसको कंट्रोल करना उस समय के ब्राह्मण शासकों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो मोटे तौर पे याद रखो, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर है, यहाँ पे वाकाटक है, और यहाँ पे कदम्ब है, और यहाँ पे कलभ्र है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को अच्छे से होना चाहिए। आगे अगर हम लोग थोड़ा सा देखें अच्छे से, इसके बाद कौन सा टाइम पीरियड आता है बच्चों? गुप्तोत्तर काल आता है, ये सबसे अंतिम का काल है गुप्त काल को लेकर। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें यहाँ पे, है ना, कौन सी चीजें हैं, ये वो टाइम पीरियड है बच्चों जब भारत में सामंतवाद जो है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलता है ना। भारत में जो सामंतवाद है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। मतलब देखो, सामंतवाद आना कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज नहीं। सामंतवाद होता क्या है, देखो, गुप्त काल में उत्तर भारत का साम्राज्य था। मौर्य काल के जितना क्षेत्र नहीं था गुप्त काल, मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा था। उसके बावजूद उसने उत्तर भारत को एकीकृत रखने में गुप्त काल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब गुप्त काल में चलो फिर भी केंद्रीकरण देखने को मिलता है ना। वैसे तो धीरे धीरे विकेंद्रीकरण शुरू हो जाएगा गुप्तन पीरियड में। पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र को छोड़ दे तो धीरे धीरे उसमें अंदर विकेंद्रीकरण देखने को मिलेगा। वही विकेंद्रीकरण या सामंतवाद जो है इस टाइम पीरियड में ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। क्यों? भूमि अनुदान देने की जो ब्राह्मणों को प्रथा थी वो आपको पता है सातवाहनों ने शुरू की थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे शासकों ने उसको दिया। बौद्ध जो भिक्षु हो उनको भूमि दान दी गई। अधिकारियों को हर्ष के टाइम पीरियड की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने अधिकारियों को भी भूमि दान देना शुरू कर दिया। अब भूमि दान होगा तो क्या होता था बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र जो है दान में दिया गया, है ना, जैसे एक बड़ा क्षेत्र है। अब जैसे कोई कोई एक स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसको भूमि दान में दे दिया गया। अब ये दान में दे दिया गया, इसका मतलब क्या है, इस पे कर नहीं मिलेगा। इसके कर लेने का जो अधिकार है वो उसी बंदे के पास रहेगा जिसको ये दान में दे दिया गया है। अब इससे साम्राज्य को तो नहीं मिल पाएगा ना, कुछ साम्राज्य को तो कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा इससे। तो इसके चलते धीरे धीरे, और फिर क्या होगा, यहां जिसको मिला है वो अपने आप में इस क्षेत्र में पावरफुल हो जाएगा। इसी तरीके से छोटे छोटे क्षेत्रों को जब दान में दिया गया तो यहाँ पे सामंतवाद का उदय जो है आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। और यही सामंतवाद जो है कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा कारण था गुप्त काल के पतन होने का। क्षेत्र जब नीचे दे देते हो, पावर दे देते हो, तो छोटी छोटी इकाइयां उभर कर आती हैं जो केंद्रीय सत्ता को चुनौती उत्पन्न करती हैं। अब थोड़ा सा लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये है कन्नौज जिसकी मैं बात कर रहा था, है ना। ये कन्नौज है जो हर्ष के काल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कैपिटल के तौर पर हर्ष के निकल के आया ये। उसके बाद में ये उज्जैन भी मैंने आप लोगों को बताया, है ना। यहाँ पे सारनाथ है, और ये मगध वाला पाटलिपुत्र कमजोर हो गया था यहाँ पे आते आते। ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह अब तो मुझे लगता है आप लोग कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा आपको, बंगाल में है। बौद्ध गया यहाँ पर है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे वल्लभी देखने को मिलेंगे, है ना। ये कलिंग वाला है, ये सुवर्णगिरी है ना। ये रिवर्स भी हैं, थोड़ा आप लोग चाहो तो इसको भी देख सकते हो। ये सात शतवाहन विश्वा जो है एक है, इसको भी आप स्थल को भी देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ कुछ स्थल हैं। कन्नौज आप लोगों को अच्छे से याद रखने की जरूरत। आगे अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है मैम, ये अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने पूछा था कि कौन से जो राजवंश है कहां पे जो है उनकी सत्ता देखने को मिलती है। तो ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पे वल्लभी के मैत्रक, ये वाला क्षेत्र है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सामंतवाद जो है हर्ष के काल में या गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है। छोटे छोटे इकाइयां, छोटे छोटे शासन वंश देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे चालुक्यास, है ना, चालुक्यों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे पल्लव, यहाँ पे चेर हैं, यहाँ पांडे हैं। इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे भाई। नॉर्थ से साउथ इनका क्रम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो गुप्त के छोटे मोटे शासक जो बाद में बचे, देखो हूणों का अटैक एक बहुत बड़ा कारण है गुप्त काल के पतन का, है ना। एक मध्य एशिया की जनजाति थी, बार बार अटैक कर रही थी। स्कंद गुप्त के टाइम पे आक्रमण शुरू हुए थे, बहुत बड़े स्तर पर उसने सामना भी किया, भगाया उनको मार मार के। लेकिन उसके बाद के शासक जो हैं वो कमजोर रहे, वो हूणों का उतना अच्छे स्तर पर सामना नहीं कर पाए। ऐसी कंडीशन में फिर ये खत्म होगा। और यहाँ पे मौखरीज हैं बच्चों, कन्नौज आपको पता है, और ये पुष्यभूति जो है उनका क्षेत्र है ना।
ये पुष्यभूति हैं और इसी वंश का जो है शासक प्रभाकर वर्धन है, जिसका बेटा जो है हर्ष के तौर पर, दूसरा छोटा बेटा जो है हर्ष के तौर पर निकल के आता है, क्योंकि बड़े बेटे को आपको पता है शशांक ने, पूर्वी भारत में जो गौड़ शासक था शशांक, उसने मार दिया था, इसलिए हर्ष यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होता है और फिर वो कन्नौज को कैपिटल बनाता है। ये विदिशा है, पहले हम लोग देख चुके हैं। आप लोग बस थोड़ा थोड़ा याद रखो, जैसे ये पुष्यवती वंश यहाँ पे देखने को मिलता है, मौखरिज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मैत्रक यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चालुक्य यहाँ हैं, और नीचे पल्लव, चेर और पांड्य ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत अच्छा मैप है, इसको अगर आप याद रखना चाहें तो काफी अच्छे तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आपको क्या करने की जरूरत है, एक चीज, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे मैप आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएं, तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, कई बार कुछ हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट होता है जो मैं हाथ से ही लिख रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए, तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। वीडियोस का जो भी अपडेट है या क्लासेस को लेकर कोई अपडेट है, कोई कोर्स नया शुरू हो रहा है, वो सब कुछ उसके अंदर शेयर होता है। तो कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है। आप लोग डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। और ये सब पीडीएफ, इससे पहले जो वीडियो आया था जिसके अंदर मैंने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में शेयर कर रखा है, आप लोग उसका फायदा वहां से उठा सकते हो। देखिए किसी भी चीज को होता क्या है ना, कि सुबह से शाम क्लासेस करते हैं तो आते आते यहाँ तक एकदम एक थकावट वाला जोन हो जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पीरियड में। लेकिन एक चीज को आपको समझना है, मेहनत मेरी कम नहीं होगी आप लोगों के लिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब चीजों को मिलाकर बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे आने वाला है। डिलाइट आईएएस सब जो है हिंदी माध्यम के रिजल्ट के लिए काम कर रहा है, बार बार मैं अपनी इंटेंशन आप लोगों के लिए रख चुका हूं। अब आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन एटलीस्ट इतना मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके अंदर आप अप्रिशिएशन थोड़ा सा अच्छे से दें, कमेंट करें, शेयर कर दें उन बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है, 2 साल 4 साल से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ना आपके तकरीबन तकरीबन 30 से 40 नंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बूस्ट कर सकते हैं, जितना कुछ भी आ रहा है ना। अभी आपको पता है वर्ल्ड मैपिंग जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर नॉर्थ अमेरिका मैंने करवा दिया है, अब साउथ अमेरिका को लेकर हम लोग चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सब चीजों का बेनिफिट लीजिए आप, है ना। इसके जो पीडीएफ है उसका नॉर्थ अमेरिका वाला पीडीएफ भी जो है वो भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उसको ज्वाइन करके उसका फायदा भी ले सकते हो। फिर से दोहरा रहा हूं, समय नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हों इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो डिलाइट आईएएस का जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसमें आप लोग मेरे से पर्सनल मेंटरशिप को लेकर भी चीजें कर सकते हैं। ऑफलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ टेस्टिंग होती है, आपको एक टारगेट दिया जाता है और मैं खुद सामने बना के टेस्ट लेता हूं क्वेश्चंस को लेकर। तो वो स्तर आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के सवाल बनते होंगे, क्योंकि वो टीम नहीं करती, वो सारे काम मैं खुद करता हूं, सामने से क्वेश्चन को जो है टेस्ट करने का काम किया जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग चीजें देखेंगे, है ना, उसके अलावा अगर आप लोग चीजें देखेंगे तो जैसे फाउंडेशन जो है वो डिलाइट आईएएस का स्टार्ट हो चुका है, उसके अंदर 2026 के लिए एकदम बेसिक से बच्चों के माध्यम से जैसे तैयारी की जाती है, एनसीईआरटी का जो क्लास है या फाउंडेशन की जो क्लास है एडवांस लेवल की पैरेलल चल रही हैं, आप लोग चाहें तो उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मैं इस चीज का दावा करता हूं कि हिंदी माध्यम में आपको कहीं पे वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये बड़े चढ़कर बात नहीं है, आप उन बच्चों के मुंह से सुन सकते हैं जो लगातार इसको लेकर बात करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, वीडियोस के फॉर्म में वो आप लोगों के साथ कई बार मिल चुके हैं। तो ऐसे इसीलिए ज्यादा इधर भटकाव रखने की जरूरत नहीं है, फायदा उठा सकते हैं अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।